हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आप सबको पता है कि रिसेंटली एक स्पेशल सेशन की बात हो रही है पार्लियामेंट में। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पे बात की जा रही है। दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन एक साथ होने की बात की गई है। पहला सवाल, क्या ये इलेक्शन पहली बार ऐसा होने वाला है कि एक साथ कराने की बात की गई है या पहले भी ऐसा हुआ है? हमें पता है पहले भी हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, पहले भी इलेक्शंस हुए हैं और दोबारा बातें की जा रही है इसको एक साथ करवाने की। तो क्या ये डिबेट है, क्यों ये डिबेट है और क्या इसकी दिक्कतें हैं, जरा उसके बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और क्या इसकी ज़रूरत है? पहली बात, वन इलेक्शन की बात क्यों आती है? कहाँ नहीं की जाती कि भाई आपके हर एक पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इतने बड़े लेवल पे होता है। इसके अलावा उतने ही बड़े लेवल पे आपके हर स्टेट के बड़े बड़े इलेक्शंस होते हैं। तो मान लो आप एक नेशन में एक इलेक्शन करा रहे हो, फिर आपके 28 राज्य आप यूनियन टेरिटरी मान ले तो 28-29 राज्यों का आपका इलेक्शन से अलग से इलेक्शन होता है। फिर म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन अलग से होते हैं छोटे लेवल पे। तो बात ये कही जाती है इलेक्शन यानी चुनाव का मतलब होता है ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं ना उन तक पहुंचे, उनके पास जो अधिकार है वोट का, उनको पता है उनकी शक्ति क्या है। तो कहा यह जाता है कि अगर एक बार में इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कि केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो, इसलिए बार बार इलेक्शन कराना ज़्यादा बेहतर रहता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो पहले चलिए एक एक करके समझते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हो गया होल्डिंग, एक ही साथ आप साइमल्टेनियसली लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन कराएं। अभी हमें पता है अलग अलग समय पर इलेक्शंस होते हैं। इससे पहले शुरुआत में जब इंडिया आज़ाद हुआ 1967 से पहले तक इलेक्शन एक साथ ही हुआ करते थे। 51, 52, 57, 62 और 67 में इससे पहले इलेक्शन सारे एक साथ ही होते थे। तो अब जो बात की गई है ये 1967 में पहले बंद क्यों हुआ और अब क्यों ये दोबारा शुरू होने की बात की जा रही है। पहले देखते हैं क्यों आखिर 1967 के बाद इलेक्शंस बंद हो गए। याद रखिए 1967 से पहले का जो काल था या उससे एक दशक पहले तक का जो काल था उस पीरियड को कहते हैं कांग्रेस सिस्टम ऑफ इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन डेमोक्रेसी। कांग्रेस सिस्टम क्यों? क्योंकि उस समय में मुख्य रूप से हर राज्य में या देश भर में कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थी और कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग विचारधारा के लोगों की ग्रुप्स हुआ करते थे। पार्टी एक ही रूल करती थी देश के अंदर, उसी में अलग अलग लोगों के कंपीटिंग आइडियाज होते थे। तो एक कांग्रेस सिस्टम को कहते थे कि भाई एक ही पार्टी लगभग पूरे देश में हुकूमत कर रही है, इस तरह का सिस्टम हुआ करता था। लेकिन 1951-52 हमें पता है इंडिया आज़ाद हुआ अंडर जवाहरलाल नेहरू, लगातार कांग्रेस ने इलेक्शन जीते। लेकिन 1959 में ये इलेक्शन का सिस्टम टूट गया था जब केरला में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी अंदर EMS नंबूदिरीपाद के अंतर्गत। तो उनको जो उनकी जो सरकार थी इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भाई निरस्त करो। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद दोबारा जब वहाँ पर इलेक्शंस हुए और 57 के इलेक्शन में हालांकि जीत के आए थे ये, और 1960 में दोबारा इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ दोबारा इसके इलेक्शन किए गए। तो वो केरला का इलेक्शन ऑलरेडी अलग हो गया। ठीक है, केरला का इलेक्शन ऑलरेडी अलग हो गया था क्योंकि 1957 तक तो साथ चल रहे थे। इसके बाद इनकी सरकार उन्होंने 59 में गिरा दी। 60 में दोबारा इलेक्शन 5 साल के लिए किए गए थे। किसके अंदर? केरला के अंदर। 67 में क्या हुआ? क्या होता है 67 में? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी है और लगातार कांग्रेस कई राज्यों में सरकारें उनकी हार जाती हैं। उसके बाद आया राम गया राम पॉलिटिक्स शुरू होती है राज्य सरकारों के अंदर, जहां लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में आते हैं और लगातार जो स्टेट असेंबलीज हैं वो गिरना बनना शुरू हो जाती है। होता ये था पहले कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें ही लगभग हुआ करती थी, तब तक चलो एक साथ इलेक्शन हो रहे हैं, एक ही पार्टी की सरकार हर जगह आ रही है। जैसे जैसे स्टेट्स में कांग्रेस की पावर कम होनी स्टार्ट हुई तो कांग्रेस की पार्टी ने कई बार जो स्टेट की पार्टीज हैं उनको आर्टिकल 356 का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया कि भाई ये गवर्नमेंट काम ढंग से नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, इसलिए सरकारें वहाँ पे गिरा दी गई। तो उसके बाद जब दूसरी पार्टी आई सेंटर में, उसने कांग्रेस की सरकारें जहाँ थी वो गिरा दी। तो इस तरह से फिर फेरबदल होनी स्टार्ट हुई और स्टेट असेंबली के इलेक्शन साथ होने बंद हो गए क्योंकि अचानक से सरकारें गिर जा रही हैं, फिर नई सरकार बन रही है, दोबारा 6 महीने बाद इलेक्शन कराने प्रावधान तो है, आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। उसके बाद तो हाल ये आ गया कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चुनाव होता था पार्लियामेंट का, वहाँ भी कोई सरकार 5 साल तक रह ही नहीं पाती थी। तो जब केंद्र में कोई सरकार 5 साल तक रहेगी नहीं, हर 2 साल 3 साल पे आपके इलेक्शन हुए जा रहे हैं, 90s में तो बहुत ज़्यादा हुआ था, तो एक साल इलेक्शन कराने की संभावना समाप्त सी हो गई थी। लेकिन अब हमें फिर दिख रहा है कि देश में स्थिरता सी है। अगर आप 2004 से ही देख लो तो एक या तो एनडीए यूपी की सरकार रह रही है, 5 साल का पीरियड पूरा कर रही है, उसमें आप देख लो तोड़फोड़ नहीं हो रही। जिस भी ग्रुप की सरकार बनती है वो अपना पीरियड पूरा करती है। तो बात की जा रही है कि दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन हो। अब क्यों हो भाई वन नेशन वन इलेक्शन? जरा ये भी देखें।
इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत ये है कि हमें अपने संविधान के कई सारे आर्टिकल, 5 आर्टिकल और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें भी बदलाव करने पड़ेंगे। इससे पहले 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कह चुकी है भाई साथ में इलेक्शन कराओ। अब बात है साथ में इलेक्शन क्यों कराओ, क्या फ़ायदा उसका? तो देखो, साथ में इलेक्शन पहले भी क्यों हुआ करते थे? पहले भी हमें अपनी बचत करनी होती थी। बचत किस तरह की? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शंस में बहुत सारा खर्चा होता है। अगर हम एक साथ इलेक्शन कराएं तो अभी क्या सिस्टम है कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है एक इलेक्शन में, जिसमें 10,000 करोड़ तो लगते हैं आपके इलेक्शन करवाने में, और बाकी 50,000 करोड़ जो कैंडिडेट्स हैं वो खर्च करते हैं अपने प्रचार में या अपने कैंपेनिंग में और जो भी चीज़ें वो करते हैं उसमें। इसके अलावा बहुत सारा ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है, करप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सब कुछ कैश में होता है, क्योंकि लिमिट है कि एक पार्लियामेंट्रियन कितना पैसा दे पाता है। तो इलेक्शन कमीशन के जो एसवाई कुरैशी पहले भी हमारे सीईसी थे, उन्होंने भी कहा है क्लियरली कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा है, और बार बार इलेक्शन होने की वजह से ये जो 50,000 करोड़ का खर्चा है ना, ये बार बार करते हैं जो कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ते हैं वो अपनी तरफ से। जब इतना खर्चा कैंडिडेट करेगा, इतना ब्लैक मनी लगेगी, इतना पैसा लगेगा, तो ऑब्वियसली करप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। इसी चक्कर में कहा जा रहा है कि नहीं, साथ में इलेक्शन कराओ, तो एक तो जो हमारी गवर्नमेंट का खर्चा है जो इलेक्शन कंडक्ट कराने में लगता है वो भी बचेगा, और जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी पैसे बचेंगे, तो ऑलरेडी करप्शन भी कम होगा और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी इलेक्शन कंडक्ट कराने में। दूसरी बात यह है कि जब भी इलेक्शन होने लगते हैं एक देश के, तो सरकार मान के चलो आई और बोली हम ये काम करेंगे, ये प्रावधान लाए हैं। अब अचानक से महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया, अब महाराष्ट्र में लग गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो वहाँ पर आप कोई नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते, वहाँ आप कोई नया बजट का प्रावधान नहीं ला सकते, कोई नया प्लान शुरू नहीं कर सकते, तो वो राज्य एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। उससे मुक्ति मिलेगी, एक साथ इलेक्शन होंगे, आप एक बार में ही सभी जगह कार्य शुरू कर सकते हो। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये किया जा रहा था, और इससे क्या होगा, वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। वोटर को पता है एक बार में जाके भाई हम वोट देंगे और हमारा काम बन जाएगा, तो बूस्ट वोटर टर्नआउट, और क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट होगा उनके लिए एक साथ आकर अपने सीएम और पीएम को चुनना। ऑलरेडी जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर जैसे उड़ीसा या सिक्किम जैसे राज्यों का इलेक्शन अभी भी लोकसभा इलेक्शन के साथ ही कराया जाता है, जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि जो पार्टी सेंटर में आ रही है वही राज्य में जीतती है। इसीलिए वो एग्जाम्पल दिए जाते हैं क्यों हमें ज़रूरत है एक साथ इलेक्शन कराने की। इसके अलावा पैसा टाइम बचने के साथ साथ एक स्टेबल 5 ईयर का पीरियड मिलेगा जहाँ गवर्नमेंट गवर्नेंस के ऊपर काम कर पाएगी, ना सिर्फ इलेक्शनरिंग के ऊपर। कहा जाता है कि काली अभी पूरा इलेक्शनरिंग के ऊपर फोकस करते हो, कहाँ वोटिंग है, अगला चुनाव कहाँ होने वाला है, वहाँ कैसे सीटी जीती जाए, इसके ऊपर ही पूरा का पूरा। ये बातें तो हो गई इलेक्शन साथ कराने के ऊपर कि भाई अगर आप इलेक्शन साथ कराते हो तो इसका फायदा आपको इन जगहों पर मिलेगा। लेकिन दिक्कतें क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप एक इलेक्शन करते हो तो उसका एक्सरसाइज जो होगा पूरे देश में बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इलेक्शन कंडक्ट कराने में, और आपके पास एक ही इलेक्शन के बाद लोगों के पास अकाउंटेबिलिटी भी कम होगी। एक बार इलेक्शन जीत लिया, 5 साल कहीं सरकार नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी कम रहेगी। अभी क्या है कि इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है बार बार इलेक्शन होने से, क्योंकि हालांकि वहाँ पर बार बार इलेक्शन होते हैं, बार बार लोगों को जवाब देना होता है, बार बार जो केंद्र मंत्रालय है वो बिजी रहते हैं उसमें, लेकिन उससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, इसका भी एक सवाल रहता है। और एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स इशू भी आता है कि भाई इतने सारे इलेक्शन आप कराओगे तो कैसे आप वोटिंग मशीन है उसका इस्तेमाल करोगे। जो वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन होते हैं जिनका इस्तेमाल अब होता है, उनका सवाल जो पेपर ट्रायल की बात आती है उसका प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। फिर जो पार्टी, एक बार मान लो इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के सभी राज्यों में और एक ही साथ विधानसभा के इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो वोटर ये सोचेगा अक्सर कि भाई क्यों ना एक ही पार्टी को इसको वोट दे रहा है, उसके पास जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और व्यक्ति नॉर्मली नेशनल इशू के ऊपर ही वोट करने लगता है, ना कि जो उनके मान लो एक जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका अलग काम होता है। वहाँ जब आप वोटिंग करते हो तो आपको अपने स्टेट जो इश्यूज है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और अगर आप एक ही साथ इलेक्शन कराओगे तो हो सकता है वोटर लगातार एक ही पार्टी के लिए वोट देता चला जाए जो उसको केंद्र में दिख रही हो, नेशनल इशू लोकल इशूज़ के ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि भाई कम से कम म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन तो अलग से होते हैं, वहाँ पर आप अपनी इस बात पर फोकस कर सकते हो। फिर बात ये भी कही जा रही है कि संविधान में ऐसा कहीं दिखा हुआ नहीं कि साथ साथ इलेक्शंस होंगे। 5 आर्टिकल ऐसे हैं और आरपी ऐसा है जहाँ बोला गया है कि भाई अगर आपको चेंजेस ये करने हैं तो हर जो रिकॉग्नाइज पार्टी है उसको एग्री करना पड़ेगा, एक कंसेंसस बिल्डिंग होगी तभी जाकर ये चेंज हो पाएगा। तो कंसेंसस बिल्डिंग और हर पार्टी की एग्रीमेंट इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। प्लस आपको संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, आरपीए में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन करने पड़ेंगे, नेशनल इशू के वोट जो देने जा रहे हैं लोग उसके लिए उन लोगों को भी जागरूक बनाना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है, पर ये नीड ऑफ द आवर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। जैसे स्टेट एक जो हमारी सरकार है वो और ज़्यादा सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड हो रही है। गवर्नेंस तो कर ही रहे हैं, गुड गवर्नेंस पे तो फोकस है ही है, उसके अलावा राज्य सरकारें, आप केंद्र सरकारें जो भी गवर्नमेंट आती है वो
सर्विस डिलीवरी के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई हम जो भी सेवाएं दे सके लोगों को वो सही तरीके से दे पाओ। जैसे हम सेवाओं के ऊपर फोकस करते हैं तो उन्हें चाहिए एक समय स्टेबल गवर्नमेंट अपने ऊपर काम करने के लिए। लेकिन हमें मानना चाहिए कि जब भी इलेक्शन तोड़ तोड़ के होते हैं राज्यों में अलग अलग, तो उससे एक सरकार पे दबाव बनता है, महंगाई बढ़ती है, तो उन्हें डर लगता है वो इलेक्शन हार जाएंगे, तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, या फिर जो लोग हैं उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। तो ये एक ऐसा जिसे कहते हैं एक डाइकॉटमी है, एक ऐसा दुविधा है जिसे सरकार अभी बैठेंगी, सभी पार्टियां बैठेंगी और डिस्कस करेंगी। तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके कुछ प्रोज, इसके कुछ कॉन्स जो हमने डिस्कस किए। आपका क्या मत है आप कमेंट में जरूर लिखिए, आपको क्या लगता है, क्या एक साथ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।